अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, पाकिस्तान 25वीं बार IMF के प्रोग्राम में दाखिल हो चुका है और IMF बोर्ड और वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से $7 अरब के कर्ज मुआहदे की तस्दीक कर दी गई है। IMF की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम 37 माह के अरसे पर मुहित होगा। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब की किस्त जारी कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस कर्ज मुआहदे पर इत्तेफाक होने के बाद ये कहा था कि इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम समझा जाए। वजारत खजाना ने नए कर्ज मुआहदे के लिए IMF हुकाम से महीनों तक मुज़ाकरात किए और ये मुआहदा इन इस्लाहात पर शर्त पर हुआ है जिसमें मुस्तकिल तौर पर जो हमारा तवानाई का शोबा है जो कि मुसलसल बहरान का शिकार है उसके तदारुक के लिए घरेलू बिल जो हैं उनमें इजाफा किया जाए और टैक्सों को बढ़ाया जाए, जिसके बाद कुछ ऐसे मैयज़ लिए गए जो IMF की तरफ से तमाम शराइत रखी गई थी उनको एड्रेस किया गया, उनको पूरा करने की कोशिश की गई, जिसके बाद जो है वो फाइनली ये जो कर्ज है इसका मुआहदा जो है वो तय पा चुका है। तमाम हुकूमतें जो हैं वो IMF से कर्ज मिलने पर बहुत खुशी का इजहार करती हैं, अगरचे कि ये कर्ज है और ये 25वीं बार जो है वो हम इस प्रोग्राम में दाखिल हो चुके हैं। गुज़श्ता साल तो ये ख़तरा मौजूद था कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़े थे, लेकिन इन 1.5-2 साल के अरसे में जो है वो हमने कुछ ना कुछ ऐसे मैयज़ लिए और IMF के प्रोग्राम की मदद से जो है वो हम इस वक्त किसी हद तक स्टेबिलिटी, जो माहिरीन हैं मुआशी माहिरीन वो ये कह रहे हैं कि किसी हद तक हम मुआशी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। किस हद तक इस बात में सदाकत है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं मारूफ एनालिस्ट हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब जो कि इकोनॉमी पर भी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मियां सैफुर रहमान साहब जो कि ख़ुद एक पॉलिटिकल और इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। स्काइप लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैस असलम साहब। आप तीनों को प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सबसे पहले तो हमने देखा है कि जितनी भी हुकूमतें आती हैं जब उनको IMF से कर्जा मिलता है तो वो बड़ा जश्न मनाती हैं कि शुक्र है हमें जो है वो IMF से कर्जा मिल गया। तो क्या ये इतनी खुशी वाली बात है? शुक्रिया। मेरी गुजारिश ये है कि कर्जा जो लेना है और कर्जा होना जो है ये बजाते खुद कोई बुरी बात नहीं है। हमारा जो सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसके अंदर जितनी भी हुकूमतें हैं, जितने भी ममालिक ने ये सिस्टम ऑफ इकोनॉमी अडॉप्ट किया हुआ है, कैपिटलिज्म भी जिसको कहते हैं, उसमें कर्जा कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। इस वक्त दुनिया को जो लीड कर रही है इकोनॉमी, सुप्रीम पावर जो है इकोनॉमिकली कैपिटलिज्म की इस वक्त वो चैम्पियन है अमेरिका, उस पर भी अगर कर्ज़ों का बोझ आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उनके कर्जे और हमारे कर्जे में फ़र्क ये है कि उन्होंने अपने कर्जे को प्रोडक्टिव यूज़ के अंदर लगाया है, जबकि हमने अपने कर्ज़ों को प्रोडक्टिव यूज़ के अंदर नहीं लगाया है। ये एक बहुत बड़ा कर्जे की बुराई है। फिर कर्ज़ों के हवाले से जो हम डिफ़ॉल्ट करने और हम जो बुराइयां कर्जे की बयान करते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा नेशनल डेट जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कौमी कर्जा जो है उसमें 65% से ज़्यादा जो वॉल्यूम ऑफ डेट है, कर्जे का जो हुजम है, वो अंदरूनी ज़राए से हासिल करता है, जबकि 27 या 32% का जो कर्जा है वो बैरूनी ज़राए से हमने हासिल किया है। तो इस वाले से जो डिफ़ॉल्ट की हम बातें करते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। हमारे यहाँ जो टोटल कर्ज है उसका 30% लगा लें चलें, साउंडली स्पीकिंग, यानी 30% हिस्सा जो है वो गैर मुल्की है जिस पर डिफ़ॉल्ट हुआ जा सकता है, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए। हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है और हमारी जो हर प्रोग्राम को पूरा करने और शराइत को मानने और इम्प्लीमेंट करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पॉजिटिव है। और हम हमारी हुकूमतें, तो क्या ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें थी ये सब सियासी नारेबाजी? ये सियासी नारेबाजी थी, ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस पर अगर हम रिसर्च करें, मैंने तो इस पर तहकीक की थी, तो ये जो हमारा कर्ज है इसमें डिफ़ॉल्ट है ही नहीं, इसमें रोल ओवर है, डिफ़ॉल्ट है ही नहीं। और पाकिस्तान अपने कर्ज़ों की अदाई के हवाले से जब ये कहा जा रहा था कि हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की जो अदायगी कर्ज करने की पोजीशन थी वो बहुत बेहतर थी।
हाँ, ये दुरुस्त है कि इमरान खान की हुकूमत ने खुद ही मुआहदा करके IMF के साथ खुद ही उस मुआहदे की शराइत के बरअक्स जो है वो अमल करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में IMF और दीगर इदारों ने पाकिस्तान के साथ जो मामलात थे, जो मॉनेटरी अफेयर्स थे, जो लेन देन था, उसको रोक दिया। उसके रोकने की वजह से पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो खासी नाजुक हो गई और उसको हमारे लोगों ने सियासी तौर पर कहना शुरू कर दिया कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे। वो डिफ़ॉल्ट उस तरह का नहीं था जिस तरह का वो बयान कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बहरहाल खासी ख़तरनाक हद तक चली गई थी, क्योंकि तमाम आलमी इदारों ने IMF के नाराज़ होने की वजह से, IMF के पाकिस्तान के मुआहदे पर अमल ना करने की वजह से बाकी जो आलमी इदारे थे, लंदन क्लब, पेरिस क्लब, एशियन डेवलपमेंट बैंक और हमारे जो दोस्त ममालिक थे जिनमें सऊदी अरब, चीन, UAE, टर्की, उन्होंने भी हमारे साथ लेन देन जो है वो सस्पेंड कर दिया था और उन्होंने कहा था कि आप अपने मामलात पहले IMF के साथ दुरुस्त करें। इन तमाम इस सूरत हाल की वजह से ये कहने का मौका मिला कुछ माहिरीन को कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। ठीक, डॉक्टर साहब क्या आप अग्री करते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट की बात है वो उस हद तक दुरुस्त नहीं थी, ये सियासी बयानात ही थे और कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है, एक्चुअली हमारे रिफॉर्म्स हैं जिनकी तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं? जी, ये तो दोनों तीनों बातें ठीक हैं। मैं तो हमेशा से ये समझता था कि पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि IMF अपने मेंबर्स को डिफॉल्ट होने नहीं देगा, शर्तें बहुत मुश्किल कर देगा। मगर आप अगर IMF की शर्तें भी देखें तो वो हमारी इकोनॉमी को एक बेहतर नैज पे पहुंचाने के लिए वो रिफॉर्म्स हैं। वो जो हमारी इकोनॉमी की कंपिटिटिव ना होने की है, वहाँ रिफॉर्म्स हैं। गवर्नमेंट का बड़ा होने का और करप्ट होने का वहाँ रिफॉर्म्स हैं। वैसे जो है चीजें जो हैं, ये बात सही है पाशा साहब की कि इस वक्त जो इंग्लैंड का, UK का डेट है वो उसके GDP से 100% से ज्यादा हो गया हुआ है, हमारा तो शायद उससे कम है। असल बात वही है कि हमने पुराने कर्जे उतारने के लिए कर्जे लिए, हमने ऐश करने के लिए कर्जे लिए, हमने उनको जाया किया है, हमने प्रोडक्टिवली नहीं लगाया, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये भी जरूरी है कि कर्जे प्राइवेट सेक्टर को लेने चाहिए, अब गवर्नमेंट्स को नहीं लेने चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो सिचुएशन आ गई हुई थी उसमें ये IMF की सपोर्ट बहुत जरूरी है, ताकि फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हम, आई एग्री विद पाशा साहब। वो एक आखिरी सवाल था आपका जो मुझे एक दफा रिपीट करना पड़ेगा आपको। आखिरी सवाल मेरा ये था कि ये जो कर्ज लेना है ये कोई बुराई नहीं है, बल्कि असल में जो रिफॉर्म्स हैं वो हमारी तरफ से नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है कि कर्ज जो है वो हमें कर्ज के बाद मजीद कर्ज लेना पड़ता है। उस कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना। अच्छा, एक अगर आप इजाजत दें डॉक्टर साहब, ये असल में कहना ये चाह रही हैं कि कर्ज लेना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज को बुनियाद बना के इकोनॉमी को चलाने की पॉलिसी इख्तियार करना ये जुर्म है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बेस ही अपनी जो पॉलिसी फ्रेमवर्किंग है वो करते ही कर्ज पर हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हम अपने बजट के अंदर इस चीज को भी इनकलकेट करें कि हमने ये कर्ज उतारना कैसे है। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ कर्ज को लेने के लिए अपनी जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है वो करते हैं, लेकिन कर्ज को उतारने की हमारे पास कोई हिकमत अमली नहीं है। ये मुजरमाना सोच है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। IMF तो आपने कहा ना जैसे कि वो हमारी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए जो है वो हमें ये कड़ी शराइत जो है वो कर देता है और हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए बेहतर है, लेकिन चूंकि वो रिफॉर्म्स नहीं हो पाते हमारी तरफ से, तो उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं जो है वो इस कर्ज को चुकाने के लिए भी हमें मजीद कर्ज की तरफ भागना पड़ता है। हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत छोटी है। जब तक वो एक्सपैंड नहीं करेगी और जो पैराडाइम है वो उल्टा हुआ है, हम सप्लाई साइड पे बैठे हैं, हम गवर्नमेंट के इंटरवेंशन में बैठे हैं, जबकि कैपिटलिज्म जो है वो डिमांड साइड पे चला गया है। अब कि आप देखें कहाँ कौन सी चीज बिकती है और फिर उसको बनाएं, हम वो नहीं कर रहे। फिर हमारी जो कंपेटिटिव कमीशन है वो काम नहीं कर रहा। हमने ओलिगार्क्स बनाए हुए हैं IPPs की तरह, बैंकों की तरह। हम अपने दोस्तों को नवाजते हैं, जो मर्जी हुकूमत आ जाए।
जिसकी वजह से ये सारी अभी भी यही है, आईएमएफ की शर्त बहुत ज्यादा है कि जी अमीरों पे टैक्स लगाइए, आप टैक्स गरीबों पे लगाए जा रहे हैं, आप पॉवर्टी एलिविएट नहीं कर रहे, आप बच्चों को एजुकेट नहीं कर रहे, स्किल्स नहीं दे रहे। वो सारा बहुत जरूरी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को बदलने की जरूरत है। और शायद ये अब जो आईएमएफ की शर्तें हैं अगर वो हम माने तो हमारी डायरेक्शन ठीक हो जाएगी। बात ये है, जो बात मैंने पहले भी की है, कि कर्ज प्राइवेट सेक्टर को लेना चाहिए, गवर्नमेंट्स को अब कर्ज नहीं लेने चाहिए, वो टैक्स से ही अपना काम चलाना चाहिए और छोटी करे गवर्नमेंट को और फाल करें गवर्नमेंट्स को। बहुत बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन जो आईएमएफ है उसको अमीर की एक डेफिनेशन भी कर देनी चाहिए मेरा ख्याल है। जिस हिसाब से जो टैक्स हैं वो लगते हैं यहाँ पर गरीबों पर हैं। आईएमएफ इशारा करता है कि आपने जो है वो एलीट पर लगाना है, या जो हुक्मरान तबका आप कह लें, या जो एलीट है हमारी, या जो सरमायादार हैं या सरमायाकार हैं उन पर लगना चाहिए। लेकिन जो है वो बदकिस्मती से लगा गरीब पर दिया जाता है। और मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान को जो है वो एक डेफिनेशन, मजीद अमीर और गरीब की एक डेफिनेशन की भी जरूरत पड़ गई है कि वो डेफिनेशन भी कहीं और से आनी चाहिए। जी, आई थिंक आप अच्छी सही बात कर रही हैं, मगर ये जो कल एफबीआर ने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है वो उसी नहज पे हैं। पहली बात तो ये की है कि अब फैमिली वो देगी, नॉट औरतें और मर्द अलग नहीं देंगे अपनी। डॉक्टर साहब, एफबीआर के रिफॉर्म्स पर मैं नेक्स्ट आती हूँ। मियां सैफुर रहमान साहब, ये जो केक साइज बड़ा करने की बात की अभी डॉक्टर साहब ने कि हमारा केक साइज बहुत छोटा है, हमारी इकोनॉमी का साइज बहुत छोटा है, तो केक साइज बड़ा कैसे होगा? क्या ऐसे रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, क्या ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए कि जिससे ये केक साइज बड़ा हो? हमारा जो ओवरऑल सारा पैराडाइम है वो एंटी रिफॉर्म्स ही है, अभी तक रहा है। आप देखिए, व्हेन वी टॉक ऑफ रिफॉर्म्स, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स लें, देखें जुडिशरी की तरफ से रेजिस्टेंस आएगी। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स देखें, सिविल सर्वेंट्स की तरफ से आएगी आपके यहाँ। लैंड रिफॉर्म्स इतना बड़ा मसला था डॉक्टर साहब, और मैं अक्सर ये डिस्कस करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स को सबसे ज़्यादा रेजिस्ट प्रैक्टिकली किसने किया? लैंड ओनर्स ने। और यानी कवानीन मौजूद है आपके पास, ढांचा पूरा मौजूद है उसकी। हमारे यहाँ जो अंदर हमारे एक माइंड सेट है, जिसे डॉक्टर साहब ने ओलिगार्की का, मैं समझता हूँ रेंट सीकिंग इकोनॉमी है हमारी। तो रेंट सीकिंग पे ये है कि आप अपने जो इन्फ्लुएंशियल सर्कल्स हैं वहाँ पे अपना पेनिट्रेशन करते हैं वहाँ से, तो वहाँ से फिर कुछ ना कुछ आप बेनिफिट्स हासिल कर लेते हैं, जो बेनिफिट आगे जाके आवाम को नहीं जाता, पब्लिक को नहीं जाता, कंट्री को नहीं जाता। तो जब तक कंट्री तक ये सारा सिस्टम जो है जब दरमियान में रुक जाएगा सारा, वो तो स्टैग्नेशन है। इकोनॉमी एक्सपेंशन की तो बात ही ना आप करें ना, लेकिन कर्ज की आप डॉक्टर साहब ने बात की और मेरे भाई ने भी कि कर्ज में अयाशी हो जाए अगर, तो मुझे गालिब का वो शेर याद है, कर्ज की पीते थे मैं, तो आगे वो कहते हैं रंग लाएगी हमारी मस्ती एक दिन। तो मेरे दो दोस्त गए बाहर, तो वो एक उनमें बड़े कुछ पढ़े लिखे थे और वो किसी स्कॉलरशिप पे गए, साथ उनके साथ एक कोई उनके बुजुर्ग थे, कोई वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन वो जिम्मेदार घराने से थे। उन्होंने कहा जनाब ये इतना कर्ज अमेरिका पे चढ़ा, किसी जगह पे गए शायद वॉल स्ट्रीट, उन्होंने कहा यार इतने ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका पे कर्ज है। उन्होंने कहा यार गल सुन, कर्जा होंगे माड़े दा तगड़े दा नहीं होंगे। तो बात ये है कि जब तक आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ जब वो नहीं पैदा होगी, आप तब तक इन चीजों में आप उलझे रहेंगे, आप इस वॉर्टेक्स से, इस गिरदाव से बाहर नहीं आ सकते। तो पॉलिसीज भी आपके पास हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मैकेनिज्म भी है, लेकिन उसमें आपने बाकायदा अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको तो आप हार्वेस्ट करते नहीं है, तो आप वो जाके वो चंद एक जो हमारे यहाँ जो पावर बिल्डर्स हैं या आप कह लें मनी बिल्डर्स हैं, उनके अंदर ही वो रह जाता है पैसा और वहीं सर्कुलेट होके आप अगर इस्लामी निज़ाम की तरफ भी आ जाएं तो उसमें इर्तिकाज़ दौलत का है ही नहीं, तो सबर ही नहीं है उसका। जितने भी निज़ाम है अब दुनिया में, अब कैपिटलिज्म में भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैपिटलिज्म के अंदर भी अब इतनी उसमें तनव्वो आ चुकी है कि उसमें बाकायदा आप गरीब को एक सोशल सिक्योरिटी, एक मैकेनिज्म प्रोटेक्शन देने का पूरा प्रोग्राम है। हमारे यहाँ तो बस यही है, BISP है एक मैनेजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फिर उसके अंदर भी बहुत सी शिकायत सामने आई हैं। फिर एक हेल्थ कार्ड आ गया, वो एक अच्छी स्कीम थी बुनियादी तौर पे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीज़ें बहुत सी कंप्लेंट्स आई।
तो ये तो चीज है उसको ऑल द वे जो सेहत कार्ड है उसको ऑल द वे खत्म करने की बजाय उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं उसको मजीद बेहतरी की तरफ। अगर एक अच्छा इनिशिएटिव ले ही लिया गया था किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको जो है उसके लूप होल्स को खत्म करना चाहिए था ना। वो आके आप पूरा प्रोजेक्ट ही खत्म कर दें तो हमारा सबसे बड़ा आवाम के साथ ज्यादती होगी कि आपके कवानीन के ऊपर कवानीन बनते जाते हैं, डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, ओवरलैपिंग है। जैसे अभी बात की डॉक्टर साहब ने कि आपकी गवर्नमेंट का साइज इतना बड़ा है, लेसर गवर्नमेंट इज द सॉल्यूशन। दुनिया अब लेसर गवर्नमेंट की तरफ जा रही है। आप कार्टलाइजेशन भी कर रहे हैं, कार्टल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मोनोपोलीज हैं, और वहां से वो भी डिक्टेट भी करते हैं, वो आपके टैरिफ भी डिक्टेट करते हैं, आपका पावर टैरिफ भी वहां से डिक्टेट होता है, आपकी इकोनॉमी की भी सारा, क्योंकि इक्तदार में आने के लिए आप उन लोगों का सरमाया यूज करते हैं ना। जब आप उनके साथ, जब पीटीआई इक्तदार में आई है, मुख्तलिफ जमातें जब इक्तदार में आती हैं तो यही जो कार्टेल बने हुए हैं, इनके जो सरबराहान हैं, जो इनके चेयरमैन हैं, जिनको आप माफिया भी कहते हैं उर्फे आम में, तो आप ये देखें कि वही लोग हैं जिनको एटीएम्स कहा जाता है, वही लोग हैं जो सरमायाकारी करते हैं इनके इक्तदार में आने के लिए। तो जब वो इक्तदार में आएंगे तो फिर कैसे हम उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो इस पैसे को इस्तेमाल नहीं करेंगे या वो हुकूमत को जो है वो इस तरह से प्रेशराइज नहीं करेंगे। सबसे बड़ा जो इशू है ना वो ये है कि जब हम उन्हें कहते हैं कि जी यहाँ पे कोई आप लॉज बना दें, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसा लॉ है, उसको एनफोर्स करें कि जी जो आदमी बिजनेसमैन है इस हद तक वो सियासत में नहीं आ सकता, लेकिन वो कहते हैं जी प्रैक्टिकेबल ही नहीं है, वर्केबल ही नहीं है। वैसे इस्लाम के स्कूलों के खिलाफ कंपटीशन कमीशन मौजूद है इस काम के लिए, लेकिन वो अमल नहीं कर रहा, वो अमल नहीं कर रहा। कंपटीशन कमीशन मौजूद है, उसका काम ही है एंटी कार्टेलाइजेशन लॉज के ऊपर को एनफोर्स करना। लेकिन वो एक कमीशन बना देने से क्या होगा मुस्तफा साहब? बात ये है कि जब वही बात ना कि आपने जब इक्तदार में आना है तो आपको उनका बैक चाहिए, आपने उनकी बैक इस्तेमाल की, यही इन लोगों की। लेकिन जब वो इक्तदार में आएंगे तो वो आपको प्रेशराइज क्यों नहीं करेंगे? अच्छा मैडम, बात ये है कि ये जो जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रही हैं कि वो सपोर्ट करते हैं सब कुछ, ये पूरे यानी अमेरिका में आप देख लें वो बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर होते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। और ये कार्टेलाइजेशन, ओलिगार्की बनाना, ये वो सारे, अब देखें इस वक्त दुनिया में पहले मल्टीनेशनल कंपनीज होती थी, अब ट्रांसवर्ल्ड कॉरपोरेशंस हैं, यानी अब अमेरिका के अंदर और चाइना के अंदर ऐसी कॉरपोरेशंस बन गई हैं जिनका दायरा कार जो है वो बर्रे आज़मों पर फैला हुआ है। तो किसी भी चीज का, किसी भी कारोबार का बड़ा होना, उसका हुजम बड़ा होना, उसका वॉल्यूम बड़ा होना और उसका बिजनेस के ऊपर कंट्रोल होना, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, कैपिटलिज्म का इनबिल्ट हिस्सा है। लेकिन इसकी बुराइयों को रोकने के लिए कैपिटलिज्म ने बहुत सारे जो सोशल प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो कि अमेरिका और बर्तानिया के अंदर आयरन हैंड के साथ इस तरह की बुराइयों को रोकते हैं। जैसा कि कंपटीशन कमीशन है, अगर ये सही बंदे का पुत्र बन जाए तो ये जितनी बुराइयां हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ग्रुप या माफियाज हैं, इनकी गर्दन मरोड़ी ही नहीं जा सकती, इनकी गर्दन तोड़ी जा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि हमारे जो अदारे बने हैं उनको चलने का, उनको काम करने का मौका दिया जाए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, कैसे ये मौका मिलेगा? आप कुछ कहना भी चाह रहे थे मीनवाइल। यही कहा कि कार्टेलाइजेशन या मल्टीनेशनल बनना, पर लीगल, दो बातें इसमें बहुत जरूरी है कि वो पैसा लीगल तरीके से आया है, वो अपनी दोस्ती को इस्तेमाल करके करप्शन को, पिल्फरेज को, गवर्नमेंट का गला दबा के नहीं आता। दूसरी बात यह है कि वो अपना पूरा टैक्स देते हैं। आप ये दो बातें इस मुल्क में कैसे कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो फिर आप ये भी कहते हैं कि वो ठीक है। नहीं, अगर लीगल तरीके से छोटा कारोबारी बड़ा बन सकता है तो बिल्कुल सही है। अगर वो टेक्नोलॉजी में पैसा लगाता है, अगर वो फिलैंथ्रोपी में पैसा लगाता है जो बिल गेट्स करता है, अगर वो स्कूल खोलता है, अगर वो अस्पताल खोलता है, बिल्कुल सही है। अगर वो अपना पूरा टैक्स देता है, अगर वो उसके गोशवारे, मगर जब ये काम पार्लियामेंटेरियंस भी नहीं कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है और एक दूसरे पे पैसा खर्च करके एक दीवार बना देते हैं जिससे बाकी कौम के पास वो पैसा नहीं जाता, बाकी कौम के बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, तो फिर वो क्रिमिनलिटी है। प्रॉब्लम यही है जो IMF भी कह रहा है कि इस मुल्क में अभी तक क्रिमिनल्स को सजाएं नहीं मिली। क्रिमिनल्स हुकूमतों में भी बैठे हैं, वो सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है, इंडिया में भी ऐसे ही है, ऐसे और मुल्क हैं, मगर वो फिर बार बार श्रीलंका बार बार क्राइसिस में जाते हैं, या फिर जैसे श्रीलंका में मार्क्सिस्ट आ गए हुकूमत में
फिर वो लोग आएंगे हुकूमत में जो इनसे बर्दाश्त नहीं होंगे। इन दी कॉन्टेक्स्ट बात वही है कि अगर आप मुल्क के अगली पौध को अपॉर्चुनिटीज देते रहें और वो बढ़ते रहें तो मुल्क भी बढ़ेगा, उनके कारोबार भी बढ़ेंगे, वो टैक्स भी देंगे। सब लीगल फॉर्मुलेशन जो हम कह रहे हैं कि होनी चाहिए और किताबों में होगी भी। इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज का इशू है सारा का सारा। ठीक, और ये लेकिन बात तो वहीं पे है ना कि कमीशन भी मौजूद है, इंस्पेक्शन कमीशंस भी मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन कमीशंस भी मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, लेकिन वो अगर काम नहीं कर रहे तो फिर वो सवालिया निशान तो वहीं पर उन पर खड़ा हो जाता है कि ऐसी क्या बात है कि वो ये तमाम जो मेयर्स हैं ये नहीं ले पा रहे, रिफॉर्म्स नहीं की जा रही हैं, तो ऐसी क्या मजबूरियां हैं उनकी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।